एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, हमने किसी बैंक से लोन लिया होता है, बैंक वाले को लोन के रिस्पेक्ट में कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में हम क्या दे देते हैं, डिबेंचर दे देते हैं। ये डिबेंचर सिक्योरिटी के फॉर्म में दिए गए, मतलब हमने ओरिजिनली पैसा बोरिंग नहीं करा, ये सिर्फ हमने एज ए सिक्योरिटी दी जिससे सामने वाले को बिलीव हो जाए कि हम उसका पैसा दे देंगे। तो एक एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करते हैं। इन डिबेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी थी, हमने मेन चीज के लिए उनको डिबेंचर नहीं दिया। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एज अ सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, यानी जब आप कोलेटरल इशू करते हो, कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर को इशू करते हो, तो कहता है इसकी आप एंट्री पास करना चाहते हो इशू की या नहीं चाहते। पहले तो आपके पास नॉर्मली ये होता है कि आपने लोन लिया होगा, व्हेन लोन रेज्ड, आपने लोन लिया, लोन लोगे तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये आपकी एक मेन एंट्री होती है। अगर आप इसकी एंट्री दिखाना नहीं चाहते, व्हेन इशू और डिबेंचर एज कोलेटरल, इसकी एंट्री अगर आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, मना ही कर रहे तो करने की जरूरत नहीं रहती। तो उस केस में क्या होता है, लोन लिया और उसके बदले में डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू करते हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। बट क्वेश्चन कई बार आपसे कहता है कि भाई आपने लोन लिया, तो उसकी तो एंट्री बताइए, आपने लोन रेज्ड किया, आपने लोन रेज्ड, लोन लिया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरा कहता है व्हेन इशू डिबेंचर एज कोलेटरल, अगर क्वेश्चन कहता है कि डिबेंचर आपने इशू किया एज कोलेटरल, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करो, एंट्री क्या करनी है, हमें रिकॉर्ड करनी है। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पता है कि डिबेंचर जब इशू होता है तो टू में तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट आता है, लेकिन क्या इस डिवेंचर के बदले में हमारे पास कुछ आया, जैसे अभी पीछे हमने करा कि हमने किसी से एसेट्स खरीदी, बिजनेस खरीदा, सर्विस खरीदी, या हमने किसी से पैसे लिए उसके बदले में बैंक लोन की एक लायबिलिटी पहले दिखा रखी है, ये आपने जो एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू करें ये एज अ कोलेटरल किए, तो उस केस में डिवेंचर एक्चुअल में इशू नहीं होते, आपने एज अ कोलेटरल दिए थे सिक्योरिटी के फॉर्म में। और सिक्योरिटी फॉर्म में जब डिवेंचर दिए जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे एक डमी अकाउंट क्रिएट करते हैं एंट्री को टैली करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। आपको याद होगा जब एंट्री कोई टैली नहीं होती थी तो हम नॉर्मली उसमें सस्पेंस का यूज करते हैं, और सस्पेंस यूज करने का कारण होता है कि हमें श्योरिटी नहीं है इसकी, ये हो भी सकता है इशू या नहीं भी हो सकता, उसके रिस्पेक्ट में करके हैं। अब सस्पेंस जो होता था वो रेक्टिफिकेशन वाले एक टॉपिक में आप करते थे, और रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस इसलिए यूज करते थे क्योंकि एंट्री टैली नहीं हो रही। यहाँ पे सस्पेंस हमारी एंट्री टैली नहीं हो रही इस वजह से भी हो रहा है, और ये रेक्टिफिकेशन का चैप्टर नहीं है, इसलिए इसके आगे क्या लिख दिया, डिवेंचर। ये डिवेंचर आपने जो एंट्री पास करी है वो एज अ डमी अकाउंट के फॉर्म में यूज करी है। तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड होते हैं, इस मेथड को हम फर्स्ट मेथड बोलते हैं, इस मेथड को हम सेकंड मेथड बोलते हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई भी तरीका आपसे पूछ लेता है आंसर के लिए, अगर कुछ नहीं बताता तो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से उसको दिखाना चाहते हो। डिवेंचर आप जो कोलेटरल में इशू करते हो, तो पहला मेथड तो कहता है उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, दूसरा मेथड कहता है कि भाई आपने डिवेंचर इशू तो किया, इसकी एंट्री पास करो, पास करने के लिए एंट्री ये बन जाती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि जब कोलेटरल पे इशू होता है तो इसको बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट करो। बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए इस बात को अगर देखा जाए पहले वाले केस को, तो इसमें एक तो बैंक का नाम आ रहा है, बैंक आपको पता है एक एसेट्स है, कौन सी वाली एसेट्स है, करंट, और करंट एसेट्स में बैंक कौन से वाले सब हेड के अंदर लिखा जाता है, तो आपको पता होगा सब हेड इसके अंदर होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा बैंक लोन एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक से नॉर्मली जो लोन लिया था वो लंबे टाइम का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बोरिंग का हिस्सा है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर हमें हेड और सब हेड की जरूरत पड़ती है, तो हेड में आपके पास लायबिलिटी साइड के अंदर जो हेड होगा उसे नॉन करंट लायबिलिटीज बोलेंगे, उसका सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एसेट साइड के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें किसका नाम की सब हेड की जरूरत पड़ेगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपकी दो एंट्रीज है, अब दूसरे की तो एंट्री तो पास नहीं करी तो उसको हमने छोड़ दिया। जब आपने डिवेंचर इशू करे होंगे सेकंड मेथड के हिसाब से अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर भाई बैंक है तो ये आपकी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के अंदर सब हेड होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक लोन है तो एक लायबिलिटी है, कौन सी वाली, नॉन करंट वाली।
और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसकी बात हो रही है, पैसा उधार लिया तो लॉन्ग टर्म बोरिंग। दूसरे में एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है, तो जो परसेंटेज डिवेंचर होता है ये भी एक तरह की नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा, उसके अंदर आप लिखोगे। इसके अलावा जो डिवेंचर सस्पेंस है ये एक डमी अकाउंट है। तो डमी अकाउंट का रिलेटेड मतलब इसका रिलेशन क्या होता है, ये आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज में शो होगा लेकिन माइनस करके, यानी एक एसेट्स तरह की फॉर्म करके कोई डेबिट करके आपने ये डमी अकाउंट क्रिएट किया इस चीज के लिए, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहता है, बस नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है वो देखिए, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, तो सबसे पहले आप भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी के बना रहे हो उस कंपनी का नाम, एज एट जो भी डेट बता रखी है। फिर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सिर्फ हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड के अंदर। तो यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। सबसे ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में हमें सिर्फ जरूरत पड़ती है किसकी, नॉन करंट लायबिलिटीज की। तो ये हमने हेड डाल दिया इसका। इसमें हमें सब हेड की जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की। ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो दोनों में कॉमन है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट हमारा चेंज होता है। इसके आगे नोट नंबर 1 डाल देंगे, टोटल कर देंगे। फिर हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एसेट साइड में। एसेट साइड में भी हमें किसकी रहती है, सिर्फ करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट। करंट एसेट्स में अगर सब हेड की बात करो तो उसमें रिक्वायरमेंट रहती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है वो जो शेड्यूल 3 के हिसाब से दे रखी है, उसके हिसाब से हमें बैलेंस शीट बना के देनी है। ये हमने उसके हेड और सब हेड लिख दी, कॉमन रहेगी दोनों में, बस आपके पास नोट्स टू अकाउंट चेंज होते हैं। नोट्स टू अकाउंट जब बनाओगे, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं पहले मैं। फर्स्ट मेथड मतलब जहां पे डिवेंचर को इश्यू करने की एंट्री हमने पास नहीं करी थी, नो एंट्री रिकॉर्डेड फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, उस केस की बात कर रहा हूं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहला आपके पास जो हेड है मतलब सब हेड है नोट नंबर 1 के सामने, उसका नाम था लॉन्ग टर्म बोरिंग। लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बैंक लोन की, क्योंकि वहां पे बैंक लोन का नाम इसके अंडर आता है। तो बैंक लोन यहां लिख दोगे। ब्रैकेट में बस आपको मेंशन करना पड़ता है कितने डिवेंचर्स, कुछ डिवेंचर होंगे, यहाँ पे नंबर होंगे, उन डिवेंचर्स की परसेंटेज वो आपने इश्यूड किए एज कोलेटरल, ये आपको मेंशन करना होता है। क्योंकि कोई चीज गिरवी रख के आपने अगर पैसा लिया है तो साथ में बताओगे कि हमने इस चीज के बदले में ये चीज गिरवी रखी है, ये आपका टोटल आ जाएगा। ये टोटल आप नोट नंबर 1 के सामने लिख दोगे। दूसरा आपको रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 2 आपने उसी का डाला था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किसका नाम आता है, बैंक का। तो बैंक का जो आपने अमाउंट था लोन वाला वो लिख दोगे, वो अमाउंट भी यहाँ पे सीधा कॉपी हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट मेथड के हिसाब से ये बनता है। सेकेंड मेथड में चीज वही रहेगी, बस आपके पास नोट्स टू अकाउंट चेंज रहेगा। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाने सेकेंड मेथड के हिसाब से, सेकेंड मेथड में व्हेन एंट्री रिकॉर्डेड फॉर इश्यूड वेंचर, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, फॉर्मेट आपका वही रहता है नोट्स टू अकाउंट का। इसमें बस हमारे पास थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि हमने एंट्री पास करी है तो उस एंट्री को भी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला नाम तो वही था लॉन्ग टर्म बोरिंग का, तो वहां ही लिखा जाएगा यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें पहला नाम तो आपके पास किसका था, बैंक लोन का, वो तो आप लिखोगे। इसके अलावा यहाँ पे जो परसेंटेज डिवेंचर थे वो भी इसी का पार्ट था, तो वो भी यहाँ पे लिखे जाएंगे, लेकिन इनर कॉलम में। इसमें से आप माइनस कर दोगे किसको, डिवेंचर सस्पेंस को।
जो आपने सस्पेंस इसकी वजह से क्रिएट किया था। तो इसकी वजह से नेट में नील इफेक्ट आता है, तो अमाउंट का इफेक्ट आएगा नहीं। जैसे पहले इफेक्ट नहीं आया था, पहले आपने नरेशन लिख दी थी, अब आपने एंट्री तो करी है बट वो नील हो जाएगी आपके पास अमाउंट सॉल्व करने के बाद। तो आपके पास नेट रिजल्ट वही अमाउंट आएगा जो आपने लोन दिया था। तो ये वाला अमाउंट आप डायरेक्टली यहाँ लिखोगे। सेकंड नंबर पे आपने क्या करा होगा, कैश एंड कैश प्लान का नाम यूज किया था। इसमें आपके पास बैंक का नाम आ जाएगा, मतलब बैंक से आपने लोन लिया, वो अमाउंट आप सीधे यहाँ लिखोगे। अगर आप मेनली देखोगे तो मैंने आपके सामने जब ये नोट्स अकाउंट बनाए, दोनों में से आपके पास ये चीज कॉमन है, ये पूरी चीज आपके पास कॉमन है। बस आपके पास ट्रीटमेंट ये चेंज होगा कि नोट्स अकाउंट दिखाने का तरीका चेंज होगा। इसमें आपको ये नरेशन की फॉर्म में दिखाना पड़ता है जो कोलेटरल इशू है, और यहाँ पे आपको ये एंट्री की फॉर्म में दिखाना पड़ता है। बस ये फर्क है। ये आपके पास है डिवेंचर, अगर आप किसमें इशू करते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी।